इनका सरगना था बाबर। वो एक पैदाइशी योद्धा था। 12 साल की उम्र में उसे विरासत में एक शहर मिला और 14 की उम्र में उसने एक दूसरे शहर पर कब्जा जमा लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था और तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ इस उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। फिर सन 1525 में उसने भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को निशाना बनाया। तब जब वहाँ का बादशाह कमजोर पड़ रहा था। वहाँ एक मुसलमान सुल्तान का राज था और बाबर को लगा कि अगर वो उसे गद्दी से हटा सकता है तो वो वहाँ पर कब्जा जमा सकता है और सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना उसे रोक भी नहीं पाएगी। बाबर के पास 12,000 जवान थे तो लोदी की सेना में 1 लाख। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनके बीच गजब का भाईचारा था और वो जंग में मिले जीत का इनाम आपस में बांट लेते थे। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो उसे अपने दुश्मन को घेरने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई। ये पानीपत नाम का शहर था जो दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। इतिहास के कई दूसरे महान सेनापतियों की तरह बाबर ने भी पहले अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाया। उसने एक खास बात ये देखी कि इब्राहिम लोदी की लोगों से मिलने की आदत थी और वो उनसे इस जंग में मदद करने को भी कह रहा था। तब बाबर को लगा कि लोदी को आसानी से पानीपत तक लाया जा सकता है। जंग की तैयारी के लिए बाबर वक्त से हफ्ता भर पहले ही पानीपत पहुंच गया। शहर उसके दाईं ओर था, इसलिए उसने बाईं ओर एक खाई खुदवा दी ताकि लोदी की विशाल सेना जब उसकी ओर बढ़े तब वो एक बहुत ही संकरी जगह में फंस जाए। पानीपत में हमें दिखता है कि बाबर रणनीति बनाने में कितना माहिर था। उसने वहाँ एक ऐसा जाल बिछा रखा था मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। मुगलों का पसंदीदा हथियार था उनका धनुष, कॉम्पोजिट बो। धनुष की खोज तो 5000 साल पहले ही मध्य एशिया में हो चुकी थी और इसे बनाया था एक बंजारे कबीले ने। वो बड़ा ही सटीक, असरदार और खतरनाक हथियार था। अमेरिका के लूकस नोवाटनी भी धनुष बनाते हैं। ये इस पुराने हथियार के आधुनिक उस्ताद हैं। ये है मुगलों का धनुष। इस धनुष की डोरी चढ़ाने में ही काफी ताकत लगती है। इसे झुकाने से इसकी ताकत काफी बढ़ जाती है। इससे चलाए जाने वाले कुछ तीर तो लगभग 600 मीटर दूर तक चले जाते हैं, फुटबॉल के 7 मैदानों जितने दूर। नोवाटनी ने इसका मुकाबला इसके पुराने प्रतिद्वंदी इंग्लिश लॉन्ग बो से करने का फैसला किया। इस लॉन्ग बो को मध्यकाल की मशीन गन कहा जाता है। इससे 1 मिनट में 10 तीर चलाए जा सकते हैं और ये यूरोप का सबसे खतरनाक हथियार था। लेकिन क्या ये मुगलों के कवच तोड़ देने वाले धनुष के सामने टिक पाएगा? लोहे की ये प्लेट मध्यकाल के एक कवच जैसी ही मोटी है। इतना तो काफी है। ओके, इसे बस 3 इंच तक धंसना चाहिए। 3 इंच? इतने से तो किसी भी इंसान की जान जा सकती है। ये है परीक्षा की घड़ी और अब हमें ये देखना है कि ये धनुष क्या कर सकता है। ये तीर तो करीब 2 इंच ज्यादा अंदर धंसा और मुझे नहीं लगता कि इस धनुष को हमने पूरे जोर से खींचा था। ये दोहरी प्लेट एक सैनिक के कवच जितनी ही मोटी है। नोवाटनी की जांच से पता लगा कि लॉन्ग बो किसी को भी अपाहिज बना सकता था, मगर इसे जानलेवा घाव शायद ही कभी होते थे। मगर मुगलों का धनुष तो जानलेवा मशीन था। बाबर के जमाने में तो इस धनुष से करीब 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक का बल पैदा किया जा सकता था। उससे तो लॉन्ग बो के भी टुकड़े किए जा सकते थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि पर्शिया के धनुष चलाने वाले जो लोग
बच गए थे उनका कहना था कि सिनोविंग ही धनुष बनाने का सबसे अहम हिस्सा था। ये सबसे खास काम था क्योंकि इससे ही तय होता था कि धनुष मजबूत बनेगा और जंग में टिका रहेगा या फिर एक ही झटके में टूट जाएगा। इसकी सफलता इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। सींग धनुष के उस हिस्से पर लगाया जाता था जो धनुष चलाने वाले की ओर होता था और धनुष खींचने पर वही हिस्सा दबता था। इसमें फाइबर बाहर वाले हिस्से में होता जो खींचता था। लकड़ी तो सिर्फ धनुष के बीच में ही लगाई जाती थी और उसका काम था सींग और फाइबर को सीध में रखना। इस डिजाइन का कर्व धनुष को ताकत और सटीकता देता था, लेकिन अगर ये काम ठीक से नहीं किया जाए तो धनुष टूट सकता है। हल्के और खूबसूरत ये धनुष इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। बाबर की सेना के लिए ये जीत और हार का फर्क ला सकते थे। बाबर अपने 4000 मुगल तीरंदाजों के साथ हिंदुस्तान को फतह करने निकला था, मगर पानीपत की लड़ाई में सिर्फ तीरंदाजों से काम नहीं बनने वाला था। उसने जंग से एक दिन पहले ही 700 गाड़ियों से नाकाबंदी कर दी और उन्हें छोटे छोटे झुंड में बांध दिया। इनके पीछे तैनात थे मैचलॉक बंदूक चलाने वाले जवान, दूसरी तरफ तैनात थी तीरंदाजों की फौज। बाबर के पास वो चीज भी थी जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, चलती फिरती तोप। उसके पास करीब दर्जन भर हल्की तोपें थी। बाबर की कामयाबी का राज थी वो चलती फिरती तोपें। वो अपनी तोपों को समेट लेता था और जंग के मैदान में ले जाता था, फिर उन्हें जोड़कर दुश्मन पर गोलों की बरसात कर देता था। जंग का मैदान भी वही चुनता था। हिंदुस्तान में किसी जंग के मैदान में पहली बार ऐसी तोपों का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था। वो उन्हें करीब 1100 किलोमीटर दूर काबुल से गाड़ियों पर लाद कर ले आया। उसका वो तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। हर तोप का वजन आधा टन से ज्यादा था, पेड़ के इन लट्ठों के बराबर। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी उसके बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी के जवानों को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के मैचलॉक बंदूक चलाने वाले जवानों ने उन्हें मार डाला। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने दोनों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया। लोदी के साथ साथ उसके सारे जवान मारे गए। बाबर ने जल्द ही दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। अब वो हिंदुस्तान जीतने का अपना सपना पूरा कर सकता था। उसे अपना सपना पूरा करने के लिए शहर की दौलत चाहिए थी। उसके बिना वो अपनी सल्तनत नहीं बढ़ा सकता था। अब उसे पता लगने वाला था कि क्या हिंदुस्तान में वाकई उतनी दौलत है जिसके बारे में उसने सुना था। दिल्ली पर कब्जे के साथ ही हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का जन्म हुआ। बाबर को जल्द ही पता लग गया कि दिल्ली के पास काफी दौलत है। वो अब जंग लड़ सकता था और पैसे मिलने पर उसके जवान भी उसके वफादार रहते। अब वो अपनी सल्तनत फैला सकता था। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ मुगलों के आने से हजारों साल पहले से ही कई साम्राज्य बने और खत्म हो गए। मुगल यहाँ पर आए, उन्होंने जीत हासिल की और उन साम्राज्यों की दौलत पर कब्जा जमा लिया। उसे तोहफे में मिला था बेशकीमती कोहिनूर हीरा, जो करीब 180 कैरेट का था। उस वक्त उसकी इतनी कीमत थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। जीतने के बाद मुगलों ने यहाँ अपने पैर जमाने शुरू किए। वो रेगिस्तान में रहने वाले बंजारे थे और उनकी मुलाकातें हरियाली भरी जगहों में होती थी। पानी उनके लिए बेहद कीमती था। पानी से भरे ये बाग उनके कब्जे की पहचान बन गए। जब भी मुगल बादशाह कोई नया इलाका जीतते थे तब वो वहाँ सबसे पहले बाग ही बनाते थे, क्योंकि वही उनकी जिंदगी और उनकी शान और शौकत का सबसे अहम हिस्सा था। मुगलों के लिए ये पानी के बाग बिना 4 दीवारी के महल थे। यहीं वो अपने खास मेहमानों से मिलते, अपनी रणनीति बनाते
मनोरंजन करते और बादशाह भी यही मंच पर बैठकर दरबार लगाते। ये बड़ा ही अनूठा मंच है जो दिल्ली क्वार्ट्ज़ाई से बना है। वो शायद दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर होता है। ये गड्ढा भी बड़ा दिलचस्प है। इसी में शायद शाही शामियाने के लिए खंबे गाड़े जाते थे। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठते और जाम टकराते और इस जगह पर सैनिक रणनीति बनाते थे। इस जगह पर बादशाह या शहजादा अपने सेवकों के साथ बैठता था और झरने का मजा लेता था और इस झरने में से पानी चारों दिशाओं में लगातार बहता रहता था। मुगल इंजीनियरिंग भी मिस्र और रोम के लोगों की इंजीनियरिंग से कम नहीं थी। पानी के सोते बड़ी बारीकी से बनाए जाते थे। वो ऐसे होते कि उनसे पानी तो बहता रहता मगर वो बड़ी मुश्किल से नजर आता था। आप यहाँ 40 मीटर के एक सोते का सिर्फ 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं, मतलब 1000 का सिर्फ एक भाग। और इस स्पिरिट लेवल से पता लग रहा है कि ये बिल्कुल सपाट है। ये देखिए, पानी एक और बड़ा अहम काम करता था। कुरान के मुताबिक जन्नत वही है जहाँ बाग से होकर नदी बहती है। मुगलों ने इस बात को सच करने की कोशिश की और उन्होंने 4 क्वाड्रेंट वाले बाग बनाए जिनमें आने जाने के रास्ते के बीच में 4 नदियां बहती थीं। जन्नत का इससे बेहतर नजारा और कोई हो ही नहीं सकता। पानीपत की जीत के 2 साल के अंदर बाबर ने कई और राज्यों पर जीत हासिल की, पर हिंदुस्तान की गर्मी से परेशान उसकी सेना अपना साजो सामान लेकर अपने वतन वापस जाना चाहती थी। मगर बाबर के दिल में कुछ और था। उसने मध्य भारत पर मजबूती से अपने पैर जमा लिए थे, जिसके पश्चिम में काबुल था तो पूर्व में बिहार और दक्षिण में हिमालय की तलहटी से लेकर ग्वालियर तक उसका राज था। उसने वो कर दिखाया जो सिकंदर महान भी नहीं कर पाया। बाबर पहला मुगल बादशाह बना और उसने यहाँ अपने राजवंश की स्थापना की, मगर वो ज्यादा लंबे समय तक अपनी कामयाबी का मजा नहीं ले पाया। सन 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अगला महान मुगल बादशाह बना अकबर, बाबर का पोता, जो सन 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अचानक ही अकबर के पिता की मौत हो गई और उसकी सल्तनत बिखरने लगी। अकबर महान ने गद्दी संभाली और वक्त के साथ वो हिंदुस्तान का एक सबसे महान शासक बना। अकबर ने जल्द ही अपनी काबिलियत भी साबित कर दी। 20-22 साल का होते होते उसने अपनी सल्तनत पर पूरी पकड़ बना ली थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी राजस्थान की जीत, जहां से वो पूरे उत्तरी भारत पर राज कर सकता था। राजस्थान के हिंदू राजा राजपूत बड़े ही बहादुर योद्धा थे। उनके पास काफी दौलत थी और उनके किले भी आसमान छूते थे। उनमें से सबसे बड़ा किला था चित्तौड़ का किला, जो एक पहाड़ी की चोटी पर बना विशाल किला था। जमीन से करीब 250 मीटर ऊपर, करीब 700 एकड़ में फैला हुआ। उसकी करीब सीधी खड़ी दीवारों को देखकर लगता कि वो चट्टान से ही उभरी हैं। वो करीब 800 साल से सीना ताने खड़ी थी, मगर अकबर इससे नहीं डरा। 25 अक्टूबर सन 1567 को उसकी फौज चित्तौड़ के किले के नीचे खड़ी थी। अगर आप यहाँ खड़े होकर इस विशाल मैदान को देखें तो आपको सामने से आ रही दुश्मन की फौज दूर से ही नजर आएगी। आप सिर्फ फौज को ही नहीं, उसके साथ आए हाथियों और लाखों जवानों को देख सकते थे। वो एक चलते फिरते शहर जैसी होती थी और आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। उस वक्त आप क्या कर सकते थे? आप कहीं भाग भी नहीं सकते। किले के रक्षक अपने हथियारों से दुश्मन का खून बहाने से नहीं चूकते थे। राजस्थान हिंदुस्तान में हथियार बनाने के मामले में सबसे आगे था और यहाँ का स्टील काफी मशहूर था। ये एक राजपूत कटार है जिसे हम पुश डैगर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, मगर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल यही था कि आप इसे दुश्मन के पेट में घोंप दीजिए। इससे आप तलवार का वार भी रोक सकते हैं और अपनी कलाई भी बचा सकते हैं। वैसे मुगल भी बड़े समझदार थे और वो हालात के मुताबिक खुद को ढालने में बड़े माहिर थे। ये कटार उन्हें इतनी कारगर लगी कि उन्होंने इसे भी अपना लिया।
इस कटार की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये नोक के पास थोड़ी मोटी है, जिससे जख्म को और बड़ा किया जा सकता था और कवच जैसी मोटी चीज को भी बहुत ही आसानी से काटा जा सकता था। मुगल भी लोहे के बड़े उम्दा कारीगर थे। वो अपनी तलवार दमिश्क के स्टील से बनाते थे, जो स्टील से बनी दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार होती थी। उसमें कार्बन ज्यादा होने की वजह से उसकी धार ज्यादा बेहतर होती थी। ये है मुगलिया तलवार। ये तलवार बहुत खूबसूरत तो नहीं है, मगर ये है कमाल की। वजन और संतुलन गजब का है और इसकी पतली धार सबूत है कि ये जंग लड़ने के लिए बनी थी, न कि दीवारों पर टांगने के लिए। मुगल दमिश्क स्टील बनाने के लिए उसमें ज्यादा और कम कार्बन वाले स्टील की परतें चढ़ाते थे और एक के बाद एक उन परतों की वेल्डिंग करते थे। इस तरह से स्टील पर उनकी कई परतें चढ़ जाती थीं। दमिश्क स्टील का काम करने वाले लोहारों को वही रुतबा हासिल था जो आज एक परमाणु वैज्ञानिक को होता है। ये तलवारें उस जमाने के कारीगरी का बेहतरीन नमूना थी। वो उनके ऊपर एसिड बाथ से तरह तरह के पैटर्न भी बनाते थे। हथियारों के मामले में मुगलों की खोज सिर्फ तलवार पर ही नहीं खत्म हुई। हाथी उनके जमाने में तोप से कम नहीं थे। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि इनको भी कवच की जरूरत है।